सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इसके एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में निशा अंजलि और अनन्या से बेबीज के लिए बोलती हैं, जिस पर अंजलि और अनन्या मान भी जाते हैं, क्योंकि निशा ने उनकी बातें सुन ली थी, जिसमें कि अंजलि अनन्या से बोल रही थी कि उसे भी प्रेगनेंसी के बारे में फील करना है, उसे भी वो सारी चीज़ें फ़ील करनी है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत फ़ील करती है। जिस पर इन दोनों की बातों को निशा सुनती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके आगे मानवी बेड पर लेटे उस इंसान को देखती है और फिर अंजलि से पूछती है, अब इनकी तबीयत कैसी है? ये वही इंसान है जिसे अंजलि और अनन्या ने महिमा जी की कैद से छुड़ाया था, और इस वक्त वो बेहोश होकर बेड पर लेटा हुआ था। इतने सालों तक कैद में रहने और खाना पीना न मिलने की वजह से इनकी बॉडी वीक हो चुकी थी। फिलहाल ये कोमा में है, अनन्या ने जवाब दिया। मानवी उस इंसान के करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोलती है, होश में आ जाइए ना, आपके मानवी को आपकी ज़रूरत है। ये कहते हुए मानवी की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क के उनके हाथ पर गिर जाता है, जिसके बाद अंजलि मानवी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, सब ठीक हो जाएगा मानवी। मानवी भी अपने गर्दन हाँ में हिलाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी वहाँ निशा भागते हुए और कुछ परेशानी में बोलती है, हनी हनी। उसे ऐसा देखकर वो तीनों एक साथ बोलते हैं, क्या हुआ? जिस पर मानवी निशा मानवी को देखकर बोलती है, गजब हो गया। और उसके बाद से जब उसकी नज़रें मानवी पर जाती है तो वो चुप हो जाती है। उसका ध्यान बेड पर लेटे उस इंसान पर जाता है। वो हैरानी से बोलती है, आइला, ये क्या देख रही हूँ मैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम ये बताओ कि यहाँ पे क्या करने आई हो? अनन्या बेसब्री दिखाते हुए बोलती है, वो आरू की शादी, आज उसकी शादी हो रही है, निशा ने कहा तो उन तीनों के लिए बम फोड़ने वाला, ये बात हो गई थी। व्हाट, इतनी जल्दी? मानी शॉक में आते हुए पूछती है। तो अंजलि बोलती है, हमें कैसे पता नहीं चला? जिस पर अनन्या निशा को घूरते हुए पूछती है, वैसे निशा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तीनों एक एक करके अपने सवाल ऐसे दाग रहे थे कि पूछो ही मत। और यहाँ निशा अपना मुंह बना के बोलती है वो अपना मुंह बना लेती है। वो तीनों निशा को घूरने लगते हैं, मतलब जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, आपने अलग ही राग लगा रखा है। उनकी घूरती हुई नज़रें महसूस करके निशा झूठा स्माइल करते हुए बोलती, ही बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कहकर निशा एक गहरी सांस लेती है और बताने लगती है। आरू घर से भागने वाली थी कि उसे किसी इंसान ने पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया। वो फिर से भाग न जाए इस डर से उसकी शादी जल्दी हो रही है। उसकी शादी हम रोक न दें, इसलिए किसी को पता लगे बगैर उसकी सीक्रेटली शादी हो रही है। और मुझे ये सब सभी ने बताया। सभी आरू की जिद पर उसे शादी में शामिल किया गया है। ये बात निशा एक ही सांस में बोल रही थी और उसके बाद से वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इधर अनन्या परेशान होते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे मानवी? मानवी कुछ सोचती है और उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलती है, जो करेगा अब ईशान करेगा। जिस पर अंजलि मानवी को घूरते हुए बोलती है, वो लंदन में इतनी जल्दी इंडिया क्या टेलीपोर्ट होकर आएगा? जिस पर मानवी स्माइल करती है। तो उसकी स्माइल देखकर अंजलि चिढ़ते हुए बोलती है, कभी सीधे मुंह जवाब मत देना तुम। वहीं निशा मानवी को कब से देख रही थी और वो बोलती है, हनी, क्या आप अपनी आरू की शादी में नहीं जाओगे? जिस पर मानवी कहती है, मेरी बहन की शादी है और मैं ना जाऊं। इधर अनन्या मानवी को देखकर बोलती है, ये सब इतना भी आसान नहीं होगा। तो मानवी एक
रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, देखते जाओ क्या क्या होता है। इधर खुराना मेंशन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया हुआ होता है और धीरे धीरे गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, सबकी चेकिंग के साथ ही अंदर भेजा जा रहा था और बारात भी आ चुकी थी। दूल्हे ने सेहरा पहन रखा था जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था। वहीं आरू का फियोंसे आरू के फियोंसे की आरती उतारी जा रही थी और उसे तिलक लगाने के लिए उसका सेहरा साइड किया जाता है। लेकिन तभी उसकी मॉम कि आरू के फियोंसे की मॉम मना करते हुए बोलती हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती हमारे यहाँ दूल्हे का सेहरा नहीं हटाया जाता है। जिस पर आरू की मम्मी बोलती हैं, अच्छा ठीक है, और वो जो बाकी की रस्में होती हैं वो करने लगती हैं। सभी अंदर आते हैं। यहाँ पे महिमा जी भी खड़ी होती हैं और सबका स्वागत करती हैं। वो आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। आरू के रूम में आरू शादी के लाल जोड़े में रेडी होकर मिरर के सामने बैठी हुई थी। वो अपनी खाली आंखों से खुद को मिरर में देख रही थी। क्या क्या सपने सजाए थे उसने अपनी शादी के लिए, लेकिन आज उसे शादी के नाम से नफरत हो रही थी। आज उसकी एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आरू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कुछ मिसिंग था। उसके फेस की वो प्यारी सी स्माइल जो कि कहीं खो सी गई थी। रूम का गेट खुलता है और आरू की मॉम अंदर आती हैं और उसे देखकर उसकी नज़र उतारते हुए बोलती है, नज़र ना लगे मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। कहकर वो उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। तभी आरू बोलती है, नज़र, और उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। नज़र तो लग गई मम्मा, आज आपकी बेटी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। आरू की बातें सुनकर उनकी कि आरू की मॉम की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। आरू आगे बोलती है, खुश तो बहुत होंगी आप। जिस पर वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन आरू उन्हें अपना हाथ दिखा के चुप करा देती है। आरू बेरुखी से कहती है, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। अपनी बेटी को ऐसा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। अब वहाँ शांति छा गई होती है। तभी वहाँ महिमा जी आती है और रूडली बोलती हैं, अगर ये भरत मिलाप हो गया हो तो मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आरू को लेकर आओ जल्दी। कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसी के साथ आरू की आंखों में ठहरे हुए नमी अब आंसू में बदल जाती है। आखिर कब तक कंट्रोल करती वो। आरू की मोम उसके आंसू पोंछकर उसे पकड़ के खड़ा करती हैं, लेकिन आरू उनका हाथ झटक देती है और बाहर की तरफ खुद चली जाती है। आरू की मोम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ कि मैंने उनका नाम क्या रखा था। तो अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं इनका नाम सच में भूल गई हूँ। वो बोलती हैं, सॉरी बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना। मैं चाहते हुए भी तुझे नहीं बचा पाई। मेरे कर्मों का फल तुझे भुगतना पड़ रहा है। इतना बोलकर वो आरू के पीछे चली जाती हैं। सीढ़ियों पर आरू को देखकर सबका ध्यान उस पर जाता है। वहीं शादी का मंडप और लोगों को देख आरू के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। वो अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। लास्ट सीढ़ी से उतरते हुए उसका पैर उसके लहंगे में फंस जाता है। वो सामने की तरफ गिरने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते कोई उसका हाथ थाम के उसको गिरने से बचा लेता है। गिरने के डर से आरू की आंखें बंद हो गई थी। जब उसे दर्द का एहसास नहीं होता है तो वो धीरे से आंख खोलकर सामने देखती है, जहाँ पर देखती है कोई सिर पे पगड़ी, लंबी दाढ़ी, वेटर के कपड़े पहने हुए इंसान था और उसका फेस आरू को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ समझती उससे पहले ही वो वेटर पूछता है, आर यू ओके मैम?
जिस पर आरू धीरे से अपनी गर्दन हाँ मिला देती है। वो वेटर भी स्माइल करता है और उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आरू उसे हैरानी से देखती रह जाती है। तभी आरू की मम्मा की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, बेटा चोट तो नहीं आई ना? जिस पर आरू का ध्यान उस वेटर से हट जाता है। आरू कहती है, मैं ठीक हूँ, और अपनी हाथ में रखी उस चीट को देखती है जो कि उसे उस वेटर ने दी होती है। वो चीट को सबकी नज़रों से छुपा लेती है। उस चीट में लिखा था, बी स्ट्रॉन्ग बच्चा। ये शब्द जब आरू पढ़ती है तो हैरानी से चारों तरफ देखती है, लेकिन उसके आसपास वो वेटर नहीं दिखता है। आरू खुद से कहती है, आखिर कौन है ये? तभी पंडित जी बोलते हैं, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। तो आरू अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है, जहाँ की उसका फियोंसे था। वहीं आरू की मॉम उसे पकड़ के मंडप के पास ले जाती हैं। तभी उसका फियोंसे आगे आकर उस अपना हाथ आरू के तरफ बढ़ाता है। न चाहते हुए भी आरू को उसका हाथ थामना पड़ता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही फेरे और सारी रस्में हो जाती हैं। आरू को मंगलसूत्र पहनाया जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया जाता है। इसी के साथ आरू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अब वो किसी और की अमानत हो चुकी थी, एक ऐसे रिश्ते में बन चुकी थी जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं है। ये सोचकर ही उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं सकती थी। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है और पंडित जी बोलते हैं, आज से आप लोग पति पत्नी हुए। तभी वहाँ पे एक आवाज़ गूंजती है, अरे पंडित जी, इतनी भी क्या जल्दी थी शादी के मंत्र पढ़ने की? ये आवाज़ सुनकर सबका ध्यान गेट की तरफ जाता है, जहाँ की अंजलि और निशा खड़े थे। निशा मुंह बनाते हुए आगे बोलती है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते ना, अब मैंने शादी मिस कर दी। उन दोनों को यहाँ देखकर सब हैरान थे। महिमा जी दांत पीसते हुए गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये सुनकर निशा और अंजलि मुस्कुराते हैं। निशा महिमा जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, हिम्मत हिम्मत तो पूछिए मत कितनी है मेरे अंदर, लेकिन फिलहाल मैं आपसे लड़ने नहीं, अपनी ननद की शादी में शामिल होने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो महिमा जी की आंखों में देखने लगती है, जिसमें इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। लेकिन इन सब से निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बुरा सा मुंह बना के बोलती है, लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर दादी जी, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, ऐसा कोई करता है क्या भला? मैं आपसे नाराज़ हूँ। इतना कहकर वो मुंह फुला लेती है। इससे महिमा जी चिढ़ जाती है और गुस्से से गुर्राती हैं, अपनी बकवास बंद कर और निकलो यहाँ से। ये कहकर गेट की तरफ इशारा करती हैं। तभी निशा अपना मासूम सा फेस बनाकर कहती है, ऐसे कैसे चली जाऊँ, मैं इस घर की बहू हूँ। जिस पर महिमा जी अपनी भवें सिकुड़ते हुए बोलती है, इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो निशा बोलती है, रिश्ता कैसे नहीं है? आप ही थी जिन्होंने मेरी शादी अपनी पोती से कराई थी। ये कहकर निशा महिमा जी को चिढ़ाने वाली मुस्कान पास करती है। इधर महिमा जी खा जाने वाले नज़रों से निशा को घूरती हैं कि तभी उनका ध्यान वहाँ आए लोगों पर जाता है जो उन्हें ही देख रहे थे। इसलिए वो उदास होने का नाटक करती हैं और बोलती हैं, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने उसकी शादी तेरे साथ न की होती, तो वह जिंदा होती, हमारे साथ होती। ये कहकर चुप हो जाती है और झूठे आंसू पूछकर निशा को कोसते हुए बोलती हैं, तू मनहूस है, आज तेरी वजह से मेरी पोती नहीं रही। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओए ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आप? वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही निशा उसे शांत करा देती है, लेकिन लोगों के बीच खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। तभी एक आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो कोई और नहीं था, वो बोलती है, जिंदा लोगों को मरा हुआ कहते आपको शर्म नहीं आती? यह वही बेटर था जिसने आरू को गिरने से बचाया हुआ था।
अब सब उसे देखने लगते हैं। वहीं महिमा जी उसे नासमझी से देखते हुए बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है, क्या बताऊं दादी माँ, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या, जो अपनी पोती को नहीं पहचान पा रहे हो? ये कहते हुए वो अपनी पगड़ी और नकली दाढ़ी निकाल देती है। वो मानवी थी। महिमा जी की आंखें शौक से बाहर आने वाली थी और महिमा जी का ये रिएक्शन देखकर मानवी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो उनके आगे अपने हाथ लहराते हुए बोलती है, अब तो आप पहचान गई होंगी ना, या अभी भी नहीं पहचान पाई? मानवी के पूछने पर महिमा जी कुछ नहीं बोलती है। उससे कुछ ज़्यादा ही गहरा सदमा लग चुका था। वहीं अपनी दी को जिंदा और सही सलामत देखकर आरू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसने आओ देखा न ताओ और मानवी की तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाई, दी! ये सुनकर मानवी पीछे मुड़ी। उसे एक झटका सा लगा। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो वक्त रहते खुद को और आरू को अपनी बाहों में थामकर संभाल लेती है। आप कहाँ चली गई थी दी? आई रियली मिस यू, आरू रोते हुए कहती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। मानवी कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप प्यार से आरू के सिर पर सहलाने लगती है, जिससे हुआ ये कि आरू शांत हो जाती है और मानवी से अलग होकर मुंह फुलाते हुए बोलती है, दी आपको अपनी आरू की याद नहीं आई? जिस पर मानवी बोलती है, याद? वो भला क्यों आएगी, मैं तुझे भुला थोड़ी, वैसे भी तू जैसी बंदरिया को कोई कैसे भूल सकता है? ये कहकर मानवी स्माइल करती है। उसकी बात सुनकर आरू चिढ़ जाती है और मानवी के बाजू पर मारते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हो, लेकिन जैसे भी हो मेरी दी हो। ये कहकर आरू फिर से मानवी को हक कर लेती है। उनकी ये नोक-झोंक देखकर निशा और अंजलि स्माइल कर रहे थे। वहीं आरू की मॉम और उनके डैड की आंखों में आंसू और साथ में फेस पे स्माइल थी। वही अब महिमा जी शौक से उभर चुकी थी। वो मानवी को देखकर हकलाते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? मानवी ने कहा, हाँ, और वो भी सही सलामत। और आरू से अलग होकर महिमा जी की तरफ झुकते हुए धीरे से बोलती है, वैसे कोशिश अच्छी थी मारने की, लेकिन अफसोस आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये कहकर मानवी सीधा खड़ी होती है और उसे शरारत सूझी, इसलिए वो बोली, क्या बात है दादी माँ, आप खुश नहीं लग रही मुझे जिंदा देखकर? ये सुनकर महिमा जी बौखलाई हुई से बोलती है, ये कैसा हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मानवी नहीं हो सकती, तुम उसके बहरूपिये हो। हाँ, तुम बहरूपिया हो ही, यहाँ मानवी की जगह लेने आई हो ना? ऐसा उसे उन्हें ऐसा बौखलाता देखकर मानवी को बड़ा मजा आ रहा था। वो कुछ नहीं कहती है, बस स्माइल करती रहती है। वहीं मानवी पर झूठे इल्जाम निशा से सहन नहीं होते हैं। वो गुस्से से बोलती है, जस्ट शट अप। अब एक शब्द भी मेरे हनी के खिलाफ कहा ना तो जुबान खींच लूंगी आपकी। खुद बहरूपी होते हुए किसी और को इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती है? जिस पर महिमा जी ना समझी से बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ तुम्हारी सच्चाई, जो तुमने सबसे सालों से छुपा रखी है, लेकिन अब और नहीं छुपा पाओगी। निशा ने पूरे आत्मविश्वास से ये बात कही थी। जिस पर महिमा जी बौखलाई हुई से बोलती है, क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय एवरीवन।